इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। इसके अंतर्गत हम आरटीई एक्ट 2009 भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हम आते हैं सीधे टॉपिक पर, जो हमारे पास रिटन स्टडी लर्निंग मटेरियल है। ये देखिए, ये है हमारा स्टडी लर्निंग मटेरियल अबाउट द। तो देखिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनकी फॉर्मुलेशन की जाती है, उनकी मेकिंग की जाती है, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि हम शिक्षा विषय की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी पॉलिसीज़ या कौन कौन से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 Jan 1950. The Constitution is the document that serves as the guide to the nation to move on the path enshrined in the preamble, which reflect the values, aspiration and ideals of a free and independent nation. The Constitution is the source of legislation and policy formulation as well. यहाँ से करें कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल एंड क्लॉजेज विच हैव अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन एजुकेशन। यानी कि जो डायरेक्ट है प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से एजुकेशन से रिलेटेड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ, और जो शिक्षा के महत्व को दर्शाते हैं। आगे चलते हैं। तो ये हमारा एक तरह से परिचय हो जाएगा कि भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, बहुत सारे अनुच्छेद और बहुत सारे प्रावधान हैं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा का महत्व दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। एजुकेशन इज अ की पिलर ऑफ सोसाइटी. It helps the country to grow and prepare its future citizens for participating in the welfare and development of country. Education has always remained a center of attention for any government, as aim of education is to fulfill the vision or goal set by its policies. देखिए, इसमें बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो सभी गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट जब सत्ता में आती है, कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है, तो उन सब का जो मेन जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, वो क्या होता है? वो एजुकेशन ही होता है। क्यों होता है? वाई? आगे बताया गया है। एज द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू फुलफिल द विजन और गोल सेट बाई इट्स पॉलिसीज़। जो भी सरकार होती है, जो भी पार्टी होती है, उन सब के अपने गोल होते हैं, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, और वो पॉलिसीज़ जो हैं शिक्षा के द्वारा ही, वो जो पॉलिसीज़ हैं शिक्षा के द्वारा ही गेन की जा सकती है, या हम कहें कि उन पॉलिसीज़ को जो है शिक्षा के माध्यम से ही फैलाया जा सकता है। तो इसीलिए जो है कोई भी गवर्नमेंट है तो उसका जो मेन जो सेंटर ऑफ अटेंशन होता है वह एजुकेशन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिसीज़ इन एजुकेशन डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड एजुकेशन बिकम अ मीन्स टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए हम आर्टिकल सीधे आर्टिकल पे आ जाते हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं। आर्टिकल 45 of the Indian Constitution states that every child has the right to free and compulsory education. जो आर्टिकल 45 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो है संविधान में, वो क्या दर्शाता है कि प्रत्येक जो बच्चा है उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
के लिए वो हिमायत करता है। इट बिकम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर एंड एजुकेशनिस्ट टू डेवलप अ पॉलिसी दैट एम टू फुलफिल्स दिस प्रोविजन सो दैट नो चाइल्ड इज़ लेफ्ट बिहाइंड। देखिए जो हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं और जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि कोई भी बच्चा जो है बिना शिक्षा के न रहे। ठीक है, कोई भी बच्चा पीछे न रहे। आगे दिया हुआ है, एज वन कैन सी सच सजेशन फाइंड अ प्लेस इन NEP 2020 वेयर इन इट टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर all students so that no child should be left behind and minimizing dropout rates. However, only suggesting these measures and providing visions on policies is not sufficient. तो इसीलिए जो है the government needs to make a conscious effort to realize the vision and for that purpose the successful implementation of that policy become the priority of the गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि कोई भी बच्चा पीछे न रहे, असमानता ख़त्म हो और सभी समान हो जाएं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी पॉलिसी ऑन द ग्राउंड लेवल रिक्वायर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी एंड वेल इक्विप्ड ट्रेंड पीपल टू वर्क टुवर्ड्स द विजन। देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की बात कही है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग हो जाता है लेकिन वह कितना इम्प्लीमेंट हुआ है ये उस बारे में बात है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी पॉलिसी ऑन द ग्राउंड लेवल, ठीक है, रिक्वायर किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, एक अच्छी योजना की, स्ट्रेटजी की और वेल इक्विप्ड ट्रेंड पीपल की। ठीक है, जैसे हम स्कूल की ही बात करें, ठीक है, कि स्कूल में जब तक जो है टीचर अच्छे नहीं होंगे, टीचर वेल क्वालिफाइड नहीं होंगे तो एजुकेशन का जो लेवल है वो नहीं सुधर सकता। तो वही बात इन्होंने कही है कि कोई भी जो पॉलिसी होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उसके सक्सेसफुल के लिए हमें जो है प्लानिंग, स्ट्रेटजी और वेल इक्विप्ड ट्रेंड पीपल जो होते हैं उनका होना ज़रूरी होता है। तो ये हो गया आपका। आगे है, देयरफॉर द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस obligation, translating such provisions into policy and then implementing those steps prescribed in the policy in the education setup। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा रब करके हम अब करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, द होल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन स्टार्ट्स, कैसे, फ्रॉम मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, यानी कि यहाँ पर प्रोसेस की बात की गई है, एजुकेशन के प्रोसेस की बात की गई है एजुकेशन के। तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं ये कि मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले क्या हो गया कि हमारा हो गया मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न नंबर 1। फिर आ गया ट्रांसलेटिंग सच प्रोविज़न्स, यानी इन प्रोविज़न्स को लागू करना इनटू पॉलिसीज़। ट्रांसलेटिंग होता है चेंज करना, जो ये प्रोविज़न्स हैं इनको नीतियों में बदलना। ठीक है, नीतियों के रूप में इनको स्थापित करना, ट्रांसलेटिंग सच प्रोविज़न्स इनटू पॉलिसीज़ एंड देन इम्प्लीमेंटिंग। और उसके बाद क्या आता है, ये देखिए हमारा नंबर 2 हो जाएगा, ट्रांसलेटिंग सच प्रोविजंस इनटू पॉलिसी। एंड नंबर 3 हमारा हो जाएगा यहाँ से इम्प्लीमेंटिंग दो स्टेप प्रेस्क्राइब्ड इन द पॉलिसी इन द एजुकेशनल सेटअप। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में हमारे हो जाएंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न बनाना, फिर उसको ट्रांसलेट करना पॉलिसीज़ में और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे सीधे सीधे हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस बनाए गए हैं
उन पर। यहाँ से देखते हैं, सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद और अब तक, वेरियस प्रोविजंस हैव बीन एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जोड़े गए, विच इज़ एसोसिएटेड विद एजुकेशन, जो कि एसोसिएटेड थे, किससे, एजुकेशन से संबंधित थे। तो अब हम इनकी बात करते हैं कि कौन कौन से वो प्रोविजंस थे, देखते हैं। पहला है हमारा राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 45। उसके बाद आर्टिकल 45 में क्या होता है, संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है, और हमारा बनता है क्या संशोधन होके 21A। 21A में क्या है कि सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट एजुकेशन को बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है 21A में आकर एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट बन जाता है। ये हमारा एक तरह से हेडिंग हो सकती है, फंडामेंटल राइट। ठीक है। फिर है हमारा एजुकेशन फॉर वुमेन, आर्टिकल 15। फिर है प्रोमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST OBC, ये आर्टिकल 46 में शिक्षा से संबंधी इनके अधिकारों की बात की गई है। रिलीजियस एजुकेशन आर्टिकल 25-28 के पार्ट 1, 2, 3 में है। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन की बात की गई है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ आर्टिकल 29 में। तो ये सभी जो आर्टिकल हैं ये एजुकेशन से रिलेटेड हैं, बट ऑल ओवर अगर हम संक्षिप्त रूप में देखें तो हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अपने आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 2 अनुच्छेद याद रखने हैं, आर्टिकल 45 और 21A। ये वेरी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल हैं। ठीक है, और इन्हीं से आप अपने आंसर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये है आर्टिकल 30 में। तो अभी तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रावधान बनाए गए हैं, शिक्षा से संबंधित कौन कौन से हैं, उनमें हमने मेन जो है मुख्य रूप से हम 2 याद रखेंगे, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21A, और इन्हीं को जो है विस्तार करके लिख देंगे कि आर्टिकल 45 क्या है, एक तरह से बेस है। ठीक है, इसका 21A का 21A में उसको फंडामेंटल बना दिया गया। अब आगे देखते हैं हम, अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा RTE एक्ट 2009। द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड अगस्त, ये देखिए 4 अगस्त 2009 को ये पार्लियामेंट में पास हुआ था। किस लिए, टू प्रोवाइड, इसका जो एम था वो क्या था, प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14, देखिए एज आ गई है यहाँ पर, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। द प्रेजेंट एक्ट हैज़ इट्स रूट इन आर्टिकल 45, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि आर्टिकल 45 में जो अनुच्छेद 21 था उसके रूट थे। ठीक है, उसकी जड़ें जो है आर्टिकल 45 में है, और यहाँ पर भी जो RTE एक्ट 2009 है उसके जो रूट्स हैं वो आर्टिकल 45 में हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बट मोर स्पेसिफिकली द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट इंक्लूडेड, देखिए ऊपर हमने बताया था कि संशोधन किया गया क्या 21A इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अ एजुकेशन है फंडामेंटल राइट इट्स बेसिस। तो 21A में इसको जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया, यही है RTE एक्ट 2009। आगे इसके कुछ मेन पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे। क्या इंश्योर करता है RTE एक्ट हमारा, RTE एक्ट हमारा इंश्योर करता है, ये देखिए, एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर हैज़ द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बार बार यही आ रहा है, तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं हम, तो एक तरह से ये बिल्डिंग ब्लॉक है
टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ इट्स हर राइट टू गेट अ क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। आगे चलते हैं, की पॉइंट्स देखिए ऑफ आरटीई एक्ट 2009 के की पॉइंट हैं। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया फ्रॉम 6 to 14 ईयर एज। प्राइवेट स्कूल्स देखिए, ये तो हो गया बच्चों 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में कि फ्री एंड कंपल्सरी उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। फिर है प्राइवेट स्कूल के बारे में भी आरटीई एक्ट 2009 में बातें कही गई हैं। क्या बातें कही गई हैं कि 25% बच्चे प्राइवेट स्कूल में वो होंगे जो कि इकोनॉमिक वीकर क्लास से आते हैं, यानी कि जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं, जो वीक बच्चे होते हैं, एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, और जो पिछड़े वर्ग होता है, जो समाज में पिछड़ा वर्ग होता है, SC ST OBC, इससे जो है वो इस ग्रुप से जो है बच्चे आएंगे थ्रू अ रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस। और ये जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो रैंडम सिलेक्शन होगा, यानी उसमें कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा। तो ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी दिशा निर्देश आरटीई एक्ट 2009 में दिए थे। तो इस तरह से हमारा ये की पॉइंट हो जाएगा अबाउट प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं अबाउट प्राइवेट स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट विल फंड द एजुकेशन ऑफ दीज चिल्ड्रन। और ये जो 25% बच्चे होंगे, इनका जो सारा पढ़ाई का जो खर्चा है, जो एजुकेशन का जो खर्चा है, वो कौन देगा? वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी स्कूल को। नेक्स्ट है, 2 पॉइंट हो गए हमारे आरटीई एक्ट 2009 के। अगला पॉइंट है नो स्कूल सेल वाइल एडमिटिंग अ चाइल्ड कलेक्ट एनी डोनेशन एंड कैपिटेशन फ्री फी। तो इसका हम पॉइंट बना सकते हैं कि नो डोनेशन, यानी बच्चे से कोई भी डोनेशन नहीं ली जाएगी। ये प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ही डोनेशन चलता है। तो यहाँ पर इसलिए डोनेशन की जब बात आती है तो आप एक ऐड कर देंगे कि प्राइवेट स्कूल में कोई भी डोनेशन किसी भी बच्चे से नहीं ली जाएगी। आरटीई एक्ट 2009 में ऐसा बोला गया था। तो हमारा जो एक पॉइंट हो जाएगा नो डोनेशन। नेक्स्ट है हमारा नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट। देखिए यहाँ पर जो है दंड का एक तरह से जो है विरोध किया गया है कि बच्चे को दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ना ही शारीरिक दंड और ना ही मानसिक दंड, किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड किसी भी बच्चे को नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा पनिशमेंट। लिख सकते हो एक कीवर्ड और फिर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नो चाइल्ड हु कंप्लीट द एलिमेंट्री एजुकेशन दैट इज अप टू 8 शैल बी अवार्डेड अ सर्टिफिकेट। तो जो 8वीं पास करने के बाद ए चाइल्ड हु कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसने 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 8वीं कक्षा प्राप्त कर ली है, आपकी 8वीं कक्षा पूरी हो गई है। ठीक है, तो ऐसी जो है पहले बहुत सारी नौकरियां ऐसी होती थी और अब भी होती हैं जहां पर जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो 8th क्लास मांगी जाती है। ऐसा इसलिए सर्टिफिकेट देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट। आप ऐसे पढ़ोगे, इट की जगह क्या पढ़ोगे? आरटीई एक्ट 2009 ऐसा लिखोगे पेपर में। ठीक है, आल्सो कॉल्स फॉर अ फिक्स्ड स्टूडेंट टीचर रेशो। देखो यहाँ पर स्टूडेंट टीचर रेशो हमारा पॉइंट बन गया है। वो क्या होनी चाहिए कि एक टीचर, ठीक है, कितने बच्चों पर? 30 बच्चों पर। ठीक है, 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 60 बच्चे हैं और उनको जो है एक ही टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं एवरी टीचर मस्ट obtain an adequate professional degree in teaching within 5 years from the date of commencement of the act। ये जो है टीचर की क्वालिफ़िकेशन के बारे में है, तो ये भी टीचर के बारे में है।
ये देखिए इससे पहले भी जो है टीचर के बारे में था ये, तो ये 2 पॉइंट आप जो है टीचर के बारे में लिख सकते हो कि रेशो क्या हो और जो है उसकी एडिक्वेट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। यानी टीचर को जो है कोर्स किया हुआ होना चाहिए। जैसे प्राइमरी स्कूल में जो टीचर लगते हैं तो उनके लिए क्या मांगते हैं, डीएड या जो है बीएलएड या जो है डाइट, ठीक है, जेबीटी ये मांगा जाता है। जबकि जो टीजीटी लगते हैं तो वहाँ पर बीएड कहा जाता है कि उसको जो है टीचर को बीएड होना चाहिए, बीएड की डिग्री धारक होना चाहिए। तो ये बात हो रही है एडिक्वेट प्रोफेशनल डिग्री की, ठीक है। जैसे बीएड हो गया, डाइट हो गया, जेबीटी हो गया, बीएलएड हो गया, आपका एमएड हो गया, ठीक है। द नेशनल कमीशन, ये हो गया हमारा, ये रब करके हम गंदा लग रहा है। नेक्स्ट है द नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वालिटी की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट देखते हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। अगली जो बात है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ये पहली बात आई है या पहला पॉइंट आया है। टू बी इम्प्रूव्ड इन 3 years एल्स रिकॉग्निशन इज कैंसल्ड। जो स्कूल की जो बिल्डिंग होगी, देखो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या कि बिल्डिंग कैसी है, ठीक है, रूम्स कैसे हैं, पानी की व्यवस्था है या नहीं, वॉशरूम वगैरह, ठीक है, और जो है कितने एरिए में है स्कूल, और एक्सेस क्या है स्कूल तक आने के लिए, कैसे पहुंचते हैं बच्चे, ये सारे जो फैक्टर हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्कूल्स हैं उनका काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया होता है, बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। तो आरटीई एक्ट 2009 ने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और इसीलिए जो है इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। और इन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, यानी जो आरटीई ने जो मानक निर्धारित किए हैं, जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्कूल का नहीं होता है तो उनकी रिकॉग्निशन, देखिए यहाँ पर बात हो रही है प्राइवेट स्कूल्स की, तो उनकी जो रिकॉग्निशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो तो गवर्नमेंट द्वारा ही खोले जाते हैं, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो मानक होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल की बात आती है तो हो सकता है जो है वो व्यापार के लिए खोल रहे हों, ठीक है, तो ऐसे में जो है वो मानक निर्धारित करती है आरटीई एक्ट 2009 ने, और अगर उन मानक पर खरा नहीं उतरता तो उसकी जो रिकॉग्निशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट है स्कूल्स टू फेस अ पेनल्टी फॉर वायलेटिंग आरटीई। देखिए अगर कोई स्कूल जो है आरटीई एक्ट 2009 में जो दिया गया है उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर स्कूल पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है। तो ये ऐसा है आरटीई एक्ट 2009। आगे है 10 देर आर वेरियस आर्टिकल एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू एजुकेशन दैट हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम sought गाइडेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल vision of India. Their successful implementation will help improve the quality of education and achieve the required objective. इसको आप conclusion में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, आज हमने इस वीडियो में किया आरटी एक्ट 2009 और कुछ प्रोविजंस हमने किए हैं जो शिक्षा को लेकर संविधान में हैं।